Hello everyone, how are you all? I hope you must be doing really well. So, hey, welcome to this initiative of Your Guide for Ethics. बेसिकली प्रीलिम्स के बाद कई बच्चों की मेरे को कॉल आई कि व्हाट दे शुड डू फॉर रेस्ट ऑफ दिस 80 to 90 odd days to prepare for civil services main examination and specifically ethics paper. So anybody who is getting 90 plus, he should prepare without wasting his or her time. और जिसके 95 प्लस बन रहे हैं उसको तो बिल्कुल कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. इस वीडियो को जो कोशिश की गई है छोटा रखने की कोशिश की गई है और जो भी इनपुट इसमें डिस्कस किए जाएंगे, ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम, यू विल सी रिजल्ट्स योर सेल्फ. सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. सो क्या क्या इसमें हम करेंगे. बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस, जो आपको पता होना चाहिए इस पेपर के लिए. दूसरी चीज़ है टाइम शेड्यूल, एंड देन वोकेबलरी, then the previous year question papers, the importance, then comes the thought process or the orientation that is required in this examination. और इसके बाद जो important चीज़ है वो है प्रैक्टिस. प्रैक्टिस का क्या रोल है. प्रैक्टिस इज़ यूजलेस विदाउट इम्प्रूवमेंट, सो इम्प्रूवमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है. फिर आ जाता है एक सेपरेट नोटबुक. बेसिकली इस पेपर को आप इग्नोर ना करें, गिव ड्यू अटेंशन टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस पेपर, बिकॉज हेयर यू कैन स्कोर even 140 marks. While in GS 1, 2 and 3 you need lot of efforts to touch this score. So let's begin with. So the most important thing here is syllabus. आपको syllabus का एक एक word clearly समझ में आना चाहिए. Your conceptual clarity about each and every terminology should be very strong. और दूसरी चीज़ जो है इसमें, syllabus को याद करना है, क्या क्या टर्म्स हैं, उनका मीनिंग क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरलिंकिंग इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ इसमें. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है आपका कोई भी एक टर्म ले लीजिए. मैं यहाँ ले लेते हैं टर्म क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी के ले लेते हैं सिलेबस से टर्म. तो इसको कैसे हम बाकियों से लिंक कर सकते हैं. ये वर्क कल्चर से भी लिंक होती है, ये पब्लिक सर्विसेज वैल्यू से भी लिंक होती है. कौन कौन सी वैल्यू से लिंक होती है. ऑब्जेक्टिविटी की वैल्यू से, सेल्फलेस सर्विस की वैल्यू से लिंक होती है. ये कंपैशन से लिंक होती है. जब आप स्पेशली जब वेलफेयर स्कीम्स चलाते हो जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके लिए, तो वहाँ पे कंपैशन का कंपोनेंट आ जाता है. अगर वो है तो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी अच्छी आएगी. सो आपको इसको आइसोलेटेड वे में नहीं करना, इंटीग्रेटेड वे में इसको करना है. और पूरे सिलेबस को सबसे पहले, कुछ भी करने से पहले याद करना है और समझना है कि क्या क्या हर टर्म का मीनिंग है और क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ये बेसिक रिक्वायरमेंट है एथिक्स के पेपर के लिए. कभी कभी सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है, वहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा. फॉर एग्जांपल वो पूछ लेते हैं कि एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमा इन गवर्नमेंट सेक्टर आर डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर. सो या कमेंट, तो इसमें आपको कमेंट करना है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. सो इसलिए सिलेबस को सबसे पहले अच्छे से कीजिए. ये हर पेपर के लिए रेलिवेंट है, पेपर 1, 2, 3, 4 और आपका ऑप्शनल. आई होप इट इज़ क्लियर. फिर आ जाता है जो सिलेबस अगर आपका एक बार होता है, टाइम शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए. टाइम शेड्यूल जो है इसमें अराउंड लगा लीजिए हम 75 और डेज़ है हमारे पास. सो इसमें ये मान के कि आपने एक बार पहले पढ़ा हुआ है एथिक्स का सिलेबस, तो आप कैसे कर सकते हैं. जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ इसको अपने हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे. एटलीस्ट 1 मंथ जो इनिशियली है उसमें आप ऑप्शनल को सबसे ज़्यादा टाइम दें. वट एवर योर ऑप्शनल इज़, एटलीस्ट 2 ऐसे जरूर लिखें. और एथिक्स में जनरली क्या करते हैं लोग, इग्नोर करते हैं कि दैट दे विल डू इट इन लास्ट. आई वुड सजेस्ट यू टू नॉट अडॉप्ट दिस स्ट्रेटजी. एथिक्स को स्टार्टिंग से लेके चलें साथ, और चाहे टाइम कम दे दें आप, बट करें रेगुलरली, बिकॉज कंसिस्टेंसी का और रेगुलरिटी का इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है. आपकी इंप्रूवमेंट डेली बेसिस पे दिखती है. नॉलेज का यहाँ इतना रोल नहीं है जितना आर्टिकुलेशन का है, और आर्टिकुलेशन विद टाइम आपकी इंप्रूव होती है. अनटिल एंड अनलेस आपकी स्कूल टाइम से ही या पहले से ही बहुत अच्छी राइटिंग स्किल्स है, तो आपके लिए ये चीज़ नहीं है, तब आप इसमें लिबर्टी ले सकते हो थोड़ा सा. बट अदरवाइज आई वुड सजेस्ट यू कि आप एथिक्स को रेगुलरली कीजिए स्टार्टिंग से ही. इनिशियली आप दे सकते हो 20-25 दिन के लिए 2 घंटा 1 घंटा, जैसा भी आपका सिलेबस पे जिस टॉपिक पे आपकी कमांड है, बेसिक कवर करने के लिए सिलेबस को और प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए. एक इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी आंसर राइटिंग है वो आपकी डे 1 से स्टार्ट हो जानी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको आता है या नहीं आता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपकी जो आंसर राइटिंग है वो शुरू से स्टार्ट हो जानी चाहिए. अब
आंसर अच्छे नहीं लिखते कोई चक्कर नहीं, धीरे धीरे आपकी इम्प्रूवमेंट होने लग जाएगी। बट ये मत कीजिए कभी भी कि व्हेन आई विल रीड इट ओनली देन आई विल राइट इट। तो पढ़ के लिखने वाली जो टेंडेंसी है उस चक्कर में बंदा कभी लिख ही नहीं पाता। सो ट्राई टू अवॉइड दैट, और स्टार्टिंग से ही आंसर राइटिंग कीजिए, कम कीजिए पर कीजिए डेली। फिर आ जाती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज उसके बाद के 20-25 दिन होंगे, उसमें आप टाइम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो एथिक्स के लिए, क्योंकि तब आपका GS2 और GS3 में करंट अफेयर का मटेरियल है जो वो आप कंसोलिडेट करना शुरू कर दीजिए। तब तक आपके करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से ज़्यादा हो चुके इवेंट, इनसे क्वेश्चन आने के चांस हैं। और ऐसे पे भी थोड़ा सा टाइम यहाँ पे बढ़ा दीजिए, ऐसे 3-4 लिख लीजिए अगले 20-25 दिन में, और ऑप्शनल पे थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हो। फिर जो थर्ड स्टेज है, यहाँ पे आपको मैं सजेस्ट करूँगा, इस स्टेज पे आपका पूरा तो सिलेबस कवर हो जाना चाहिए हर चीज़ का, एथिक्स का भी, GS का भी, ऑप्शनल का भी। और यहाँ पे आपका होना चाहिए वो मैक्सिमम होने चाहिए फुल लेंथ टेस्ट। कोई चक्कर नहीं अगर आपको नहीं आता, सिलेबस थोड़ा बहुत रह गया, आप फुल लेंथ टेस्ट फिर भी लगाने शुरू कर दीजिए इस टाइम से, आपको बहुत रिटर्न मिलेगा इस चीज़ का। और जैसे ही अगर आप इस चीज़ को करोगे तो आपको जो फाइनल डे होगा जब आपका, तो इसका रिटर्न वहाँ पे दिखेगा कि आपका सिलेबस भी कवर हो गया, आपकी प्रैक्टिस भी हो गई है। जो लोग अप्रोच जनरली अडॉप्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में पहले मैं सिलेबस कवर कर लेता हूँ पूरा 1-2 महीने, फिर मैं लिखूँगा, ये इतनी ज़्यादा मैंने देखा है कि इफ़ेक्टिव नहीं है अगर आप कंपेयर करो उन लोगों से जो स्टार्टिंग से ही लिखना भी स्टार्ट कर देते हैं और पढ़ना भी स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ आपकी वोकेबलरी और लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है एथिक्स के पेपर में। बेसिकली यहाँ पे आप जो वर्ड लिख रहे हो आंसर शीट पे, वही आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आप वर्ड क्या यूज़ कर रहे हो। सबसे पहली चीज़ है डिमांड ऑफ क्वेश्चन समझना, और उसके लिए वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि वर्ड क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो पूछते हैं कि सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट डिफरेंस बिटवीन प्रोबिटी एंड इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे जब तक आपकी उस वर्ड की वोकेबलरी की बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, इट विल बी यूजलेस टू राइट दैट आंसर, तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही नहीं अच्छे। या फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ रेलिवेंस ऑफ गांधी जी इज टीचिंग इन प्रेजेंट वर्ल्ड, सो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बट इसी क्वेश्चन में किसी बंदे के 10 में से आएंगे 2 और किसी के आएंगे 7, और ये ज़रूरी नहीं है कि 7 वाले की नॉलेज ज़्यादा होगी, 7 वाले की प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी होगी, उसके वर्ड्स के ऊपर कमांड ज़्यादा अच्छी होगी, उसकी इंटरलिंकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी। और यहाँ सब में वोकेबलरी का बड़ा रोल होता है। वोकेबलरी का रोल सिर्फ प्रेजेंटेशन में ही नहीं होता, एक फ्लो के लिए भी वोकेबलरी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। जिसकी जितनी अच्छी वोकेबलरी उतनी अच्छी उसकी दिखता है कि इसकी नॉलेज है, इसकी अंडरस्टैंडिंग है। सो मैं करूँगा सजेस्ट आपको कि वोकेबलरी अच्छी डेवलप कर लें। और वो कैसे कर सकते हैं आप वोकेबलरी? आप कर सकते हो, कोई भी अच्छा न्यूज़ आर्टिकल है, किसी अच्छे ऑथर का लिखा हुआ, न्यूज़पेपर में किसी में भी आता है, उसको पढ़ें और उसमें से वर्ड आइडेंटिफाई कर लें कि आप यूज़ कर सकते हैं। या कोई बुक है, कोई नॉवल है, पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से कोई भी अच्छे राइटर की अगर आप कोई भी 2-3 भी पेज पढ़ोगे तो उसमें से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे वो लिखता है। सो वो आप सीख सकते हैं और वहाँ से वर्ड लिख सकते हैं आप। या फिर अगर आपको ईजी अप्रोच अडोप्ट करनी है तो किसी भी पुराने कैंडिडेट की, अच्छे कैंडिडेट की अवेलेबल मिल जाएंगी आपको ऑनलाइन, उनकी टेस्ट कॉपीज़ आप देख लीजिए, उनमें से वर्ड आप ले सकते हैं कि वो कैसे यूज़ करता है। बट इस वाली में क्या है कि स्पून फीडिंग थोड़ी ज़्यादा है, वो आपकी रियल पर्सनैलिटी है जो यहाँ पे और यहाँ पे निकल के आएगी बुक से, जो आप वर्ड अडॉप्ट करोगे और आर्टिकल से। बट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये वाला तीसरी अप्रोच भी आपकी काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। फिर आपकी आ जाती है कि कितना करना है आपको इसमें। बेसिकली अगर आप 1 वर्ड ए डे भी कर लें, लर्न करें तो वो भी मोर देन इनफ है, बट दैट शुड बी ए गुड वर्ड। अपार्ट फ्रॉम वर्ड, अगर आप ईडियम्स यूज़ करें, प्रोवर्ब्स यूज़ करें, कोट्स यूज़ करें तो आपका आंसर और अच्छा होता है। और ये नहीं मैं कह रहा कि बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है, 5-10 अच्छे ईडियम्स, प्रोवर्ब्स, 5-10 कोट्स, कम से कम 10-15 हों तो बेटर है। सो आपका आंसर अलग ही दिखता है, बाकी बच्चों से डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। फिर आ जाता है ट्राई टू यूज़ दीज वर्ड्स इन डे टू डे कन्वर्जेशन एंड आंसर राइटिंग टू मेक श्योर दैट यू यूज़ दीज वर्ड्स इन एग्ज़ाम इटसेल्फ। तो जब तक आपने उनको यूज़ नहीं किया फाइनल एग्ज़ाम में तो ये यूज़लेस आपकी नॉलेज या आपकी जो भी लर्निंग होगी इसमें, क्योंकि इसमें आपको रिटर्न चाहिए, आप इस पर्पज़ के लिए कर रहे हो स्पेसिफिकली इस काम को। सो उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए आप कोशिश कीजिए, उन वर्ड को यूज़ कीजिए। शुरू में हो सकता है कि आप उनको ओवर यूज़ भी करें, गलत भी यूज़ करें, बट लेट इट बी।
आप धीरे धीरे उसका सही यूसेज जान जाओगे, और फाइनल डे तक अगर आप इसको डेली करते रहे तो आपका काफ़ी फ्लो भी बन जाएगा और आपकी कमांड भी बन जाएगी लैंग्वेज पे। फिर आपका आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बेसिकली मार्केट में बहुत टेस्ट सीरीज़ हैं जो आप कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ओरिजिनल जो टेस्ट है उसी को कीजिए। रीज़न उसके तीन है। सबसे पहला तो कोई भी टेस्ट सीरीज़ है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही इंस्पायर होती है, उसी को इमिटेट करने की कोशिश करती है। दूसरी चीज़ कि कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन आ जाता है किसी और फॉर्मेट में, रिपीट वैल्यू बहुत ज़्यादा है यूपीएससी में। फॉर एग्जांपल एक बार इन्होंने पूछ लिया कि इंटीग्रिटी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, एक बार ये पूछ लिया इन्होंने, बट अगली बार क्या पूछ सकते हैं कि इंटीग्रिटी में चैलेंजेस क्या क्या इंटीग्रिटी के लिए, या कैसे इंप्रूव की जा सकती है। सो आप देख सकते हो कि टॉपिक के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है यूपीएससी। बहुत टॉपिक ऐसे हैं, बहुत केस स्टडीज़ हैं ऐसी जिनका थीम सेम रहता है, और एक दो बार तो यूपीएससी ने केस स्टडी रिपीट भी की है एज इट इज़। सो विदाउट गिविंग ए सेकेंड थॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे पहले करना है, फिर कोई टेस्ट सीरीज़ को आप देखें। प्रॉब्लम क्या है कि टेस्ट सीरीज़ में आपका इवैल्यूएशन मिल जाता है तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चेक करने वाला कोई नहीं होता। बट अगर आप खुद भी रख लें, खुद कर लें क्वेश्चन पेपर को, और बाद में हफ्ते बाद उसको देख लीजिए, खुद आपको खुद पता चल जाएगा क्या क्या गलतियाँ की थी। उस दिन मत देखिए उसको, 3-4 दिन बाद या हफ्ते बाद देखिए तो आपको पता चल जाएगा आपका आंसर किस क्वालिटी का था। सो ये हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का इंपॉर्टेंस। फिर आपका जो आ जाता है वो है थॉट प्रोसेस और ओरिएंटेशन इस एग्ज़ाम में, स्पेसिफिकली इस पेपर में कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, जब आप केस स्टडी की अप्रोच है तो उसमें आपका थॉट प्रोसेस बहुत मैटर करता है। आपका स्ट्रक्चर कैसे होगा, जैसे जनरली स्ट्रक्चर जो चल रहा है, पहले आप स्टेक होल्डर डिस्कस करते हो, इश्यूज डिस्कस करते हो क्या क्या इश्यूज़ हैं, फिर आप डिफरेंट ऑप्शंस डिस्कस करते हो क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं, फिर हर ऑप्शन का प्रोज एंड कॉन्स देखते हो कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, फिर आप सोल्यूशन सजेस्ट करते हो। सो ये जनरली स्ट्रक्चर रहता है, बट यहाँ पे ही हर बंदे की इसी स्ट्रक्चर के अंदर थॉट प्रोसेस का बहुत फ़र्क पड़ता है, आंसर पे दिखता है जो। फॉर एग्जांपल स्टेक होल्डर, अगर किसी ने अच्छे से सोच रखा हो, थॉट प्रोसेस को अच्छे से डेवलप कर रखा हो, तो वो स्टेक होल्डर अलग ही लेवल के वहाँ पे लिखेगा, और जो ऑप्शन क्रिएट करेगा वो भी अलग ही होंगे। हम आगे जाके किसी वीडियो में या कभी करेंगे डिस्कस कि किसी क्वेश्चन का एग्जांपल लेके कि कैसे हम एक ही क्वेश्चन में कितने अलग मल्टीपल डायमेंशंस के इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं और उसको कैसे इवॉल्व किया जा सकता है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे चेंज हो जाती है सेम क्वेश्चन की। इसमें क्या है, आप थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले तो क्वेश्चन को लेके सॉल्व कीजिए, आप उसको डिस्कस कीजिए किसी के साथ, किसी सीनियर के साथ डिस्कस कर सकते हो आप अपने, जो एग्ज़ाम क्लियर कर चुका है या जिसने अच्छे मार्क्स आए हैं जिसके, उसको थोड़ा आइडिया है। आप अदरवाइज़ एथिक्स का पेपर ऐसा है, आप नॉन यूपीएससी के एस्पायरेंट से भी डिस्कस कर सकते हो जिसने यूपीएससी की तैयारी नहीं की, तो आप जनरली किसी केस स्टडी को उठा के कर सकते हो कि आपका क्या इस पे थॉट प्रोसेस है, तो उससे आप लर्न कर सकते हो। एल्डर्स है फैमिली में आपके, उनसे कभी कोई टॉपिक डिस्कस कर सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे जो रोल है विजडम का बहुत है। आई माई सेल्फ हैज़ विटनेस्ड इट कि जब आप इनोवेटिव आंसर लिखते हो और बाकियों से अलग लिखते हो, थोड़ा सा इनोवेटिव प्लस प्रैक्टिकल, ये दो चीज़ें जब आपके उसमें आंसर में आ जाती हैं तो आपका आंसर बाकियों से अलग चमकता है और मार्क्स यहीं पे क्रिएट होते हैं। 20 में से 14 तक आप आराम से 14 मार्क्स तक आपके आ सकते हैं अगर आपने अच्छी केस स्टडी लिखी हो, और नॉर्मल जो बाकी सब लिख रहे हैं तो आपका वो 9-10 वाला स्कोर, और आप अगर ये 4 मार्क्स का डिफरेंस आप कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन में भी बना लो तो आप लगा लो 20 का डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, और ये वो डिफरेंस है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ रहा और ना ही ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं ज़्यादा करनी पड़ रही, बस आपको थॉट प्रोसेस अपना इंप्रूव करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया, तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है तो उसमें आपको हैंडल करना है, तो उसमें आप अथॉरिटी हो, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, आपका ही कोई सबॉर्डिनेट एम्प्लॉय है वो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, तो आप कैसे हैंडल करोगे। तो कुछ लोग यहाँ पे लीगल रूट की बात करेंगे, स्ट्रिक्ट बात करेंगे, कुछ लोग लीगल की बात करेंगे पर लीगल के साथ साथ बात करेंगे परसुएशन की, कैसे इसको चेंज किया जाए। सो जो यहाँ पे परसुएशन वाला होगा यहाँ पे भी डिफरेंस आ जाएगा, कुछ लोगों के एग्जाम्पल में डिफरेंस होगा, उसकी टेक्निक में डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे ही डिफरेंस क्रिएट होता है। सो इसलिए पूरे एथिक्स में जो मुझे लगी है चीज़, आपका थॉट प्रोसेस और ओरिएंटेशन प्लस वोकैबलरी, ये जब चीज़ें आपकी मिल जाती हैं तो आपके मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। फिर जो चीज़ आपकी आ जाती है
सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके बिना ये सब चीज़ें यूज़लेस हैं, वो है प्रैक्टिस। जो भी किया है, क्वेश्चन मिलता है आपको, उसको प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए। लिखने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और लिखना यूज़लेस है जब तक वो इम्प्रूव ना हो। डेली आप लिखे हुए को पिछली बार से कंपेयर कीजिए। इसके लिए क्या कीजिए, एक सेपरेट नोटबुक बना लीजिए, उसी में आप सिर्फ एथिक्स के आंसर लिखेंगे, और एक अलग नोटबुक बना लीजिए, उसमें एथिक्स के आप नोट्स, कोटेशंस, एग्जाम्पल्स, ये सब चीज़ें लिखेंगे। सो जिसमें आप लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, अपने कोट्स लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, वो तो आपकी स्टैटिक रहेगी, उसको तो रिवाइज करना है। बट जो क्वेश्चन एंड आंसर वाली जो नोटबुक होगी आपकी, उस नोटबुक में मेरी सजेशन ये रहेगी आपको कि हर 7 या 8 दिन में पुराने क्वेश्चन को दोबारा देखिए। फॉर एग्जाम्पल, जो आपने आज क्वेश्चन लिखा है, 7 दिन बाद आप उस क्वेश्चन को दोबारा देखिए कि हाउ वुड यू सॉल्व इट नाउ। तो आपको खुद अपनी अप्रोच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखने लगेगा। और ये बहुत अच्छी चीज़ होगी अगर आपका एक दो कोई फ्रेंड ऐसा है जो तैयारी कर रहा हो, तो उसके साथ आप डिस्कस करते हैं कि उसने क्या लिखा है और आपने क्या लिखा है। और इसमें क्वेश्चन देखने के लिए क्वेश्चन की कमी नहीं है, आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, और फिर आप क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन मिलता है उसको भी आप कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे मैं इसमें आपको टेलीग्राम पे जो शेयर करता हूँ क्वेश्चन, उनको भी आप करते रहिए। आप डेली नहीं कर पा रहे, मेरे जो या टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, उनको 2-3 दिन में पर कीजिए जरूर, क्योंकि मैं ये चीज़ ध्यान रख रहा हूँ कि वो प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा मैच करते हो, या प्रोबेबिलिटी हो जिनके आने की, जहाँ पे आपका थोड़ा सा थॉट प्रोसेस इवॉल्व हो। सो उस तरह के वो क्वेश्चन है। सो अल्टीमेटली करना क्या है, आपको डेली एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन करें, और 5 कर सको तो बहुत बेटर है। तो ये आपने अगर एक पहले के, जैसा मैंने आपको बताया, फर्स्ट मंथ में अगर आपने ये कर लिया, और अगर आपको खुद दिखने लग गया कि इंप्रूवमेंट होने लग गई, तो उसके बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो इस चीज़ में। इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस को हर 3 दिन बाद कर सकते हो, या 2 दिन बाद कर सकते हो, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर बहुत अच्छे हो गए तो हर 5 दिन बाद भी कर सकते हो, तो बट आप कम कर सकते हो, बट शुरू में आपको करना पड़ेगा अच्छा। और ये में से आप लिख के ले लीजिए, अगर आप अब नहीं इंप्रूव कर पाए एथिक्स को, लास्ट के मंथ में एथिक्स इंप्रूव करना बहुत मुश्किल है। लास्ट के मंथ में आप सिलेबस कवर कर सकते हो, पर आंसर राइटिंग या एथिक्स का आर्टिकुलेशन या थॉट प्रोसेस डेवलप करना बहुत मुश्किल है। हो तो सकता है, बट उस टाइम आपके पास जीएस भी होती है, करंट अफेयर भी होते हैं, और ऑप्शनल का भी प्रेशर होता है, सो आपको पास टाइम नहीं मिलता जो अब मिल रहा है आपको। ये चीज़ होगी इसमें। एथिक्स के लिए जैसे कि अलग नोटबुक बनानी है और इसको रखना है, और ऑब्जर्व करते रहना है अपने पुराने आंसर्स को कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। खुद से ही खुद की जंग है इसमें इंप्रूव करने के लिए। इंस्पिरेशन के लिए आप किसी एक्सपीरियंस बंदे को चेक करवा सकते हो, कभी 2-4 आंसर जो भी आपको अच्छे लगें, या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जो आपको लगता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। इस तरह से बेसिकली जो अल्टीमेट चीज़ है वो ये है। और जो ये टेक्निक है, जो प्रैक्टिस, इंप्रूवमेंट और सेपरेट नोटबुक की, आई वुड सजेस्ट यू कि बाकी पेपर में भी लगा लेंगे आप, जीएस 1 2 3 में या एसए में, तो भी आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देगी। अदरवाइज़ क्या चीज़ हो जाती है कि आपस में ही मिक्स हो जाती हैं चीज़ें, तो आपका रिटर्न नहीं मिल पाता इन्वेस्टमेंट का उतना टाइम का, और लास्ट में रिवीजन के वक्त काफ़ी हैफाजर्ड हो जाता है प्रोसेस। सो ये इसके लिए काम आएगा। और दूसरे जो कोई अच्छा लिखता हो तो उससे भी सीखें जितना सीख सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। आपका जो भी फीडबैक है, आपको कैसा लगा, तो आप बता सकते हो कमेंट करके, या कुछ और चीज़ करनी हो इसमें, जितना मेरे को अगर टाइम मिला आगे तो आई वुड शेयर मोर थिंग्स। बाकी टेलीग्राम पे मैं रेगुलरली कुछ ना कुछ शेयर करता रहूँगा जो आपके काम आ सके। थैंक यू वेरी मच अगेन, ऑल द वेरी बेस्ट।